पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 3 बेनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिग को तब टक्कर मार चुका था जब वो बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, पर डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वो रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गॉर्डन सब लोग मोटे और मूर्ख थे, पर डडली चूंकि उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसलिए वो उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वो छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आती। सितंबर आएगा और वो हाई स्कूल में चला जाएगा। जीवन में पहली बार डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नॉन अंकल के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में भेजा जा रहा था। पियर्स भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी को एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने को कहा गया था, जिसका डडली मजाक उड़ाता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट में डालते हैं। उसने हैरी से कहा, चाहो तो ऊपर आ जाओ, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। नहीं थैंक्स, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज पहले कभी गई नहीं होगी। वो बीमार पड़ गया तो? इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गई क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंग यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को वो मिसेस फिग के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिग का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों के में से एक के कारण वो गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई, और शायद इसलिए अब मिसेस फिग को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं था। उन्होंने हैरी को टीवी देखने दिया और थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग्स में पढ़ने वाले लड़के महरून रंग का लंबा कोट, नारंगी शॉर्ट्स और बोटर्स नाम के स्ट्रॉ हैट्स पहनते थे। वो एक गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारा करते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नॉन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा तो वो भरी आवाज में बोले कि उनके लिए ये जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो कहने लगी कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि यह उनका छोटा सा डडली है जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियां चटक चुकी होगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब से आ रही थी। उसने उसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने पेटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे क्योंकि जब भी वो सवाल पूछने की गुस्ताखी करता अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म है, उन्होंने कहा। हैरी ने फिर एक बार टब में देखा। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसका इतना गीला होना जरूरी है, उसने कहा। पागल हो क्या? मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में कर रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को इस बारे में संदेह था, पर उसने सोचा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो टेबल पर बैठ गया और कोशिश की कि वो इस बारे में न सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद ऐसा कि उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नॉन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों ने नाक सिकोड़ ली। वर्नॉन अंकल हमेशा की तरह अपना अखबार खोलकर डडली को देखने लगे, जो अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से, जिसे वो हर जगह ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज आई और फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज आई। चिट्ठियां लाओ डडली, वर्नॉन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहिए ना। हैरी, चिट्ठियां लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, इसे अपनी छड़ी तो दिखाना। अपने आप को छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियां पड़ी थी। वर्नॉन अंकल की बहन मार्ज का पोस्ट कार्ड जो आइल ऑफ वाइट पर छुट्टियां मना रही थी, एक भूरे रंग का लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे भला कौन चिट्ठी लिखता? ना उसके दोस्त थे, ना रिश्तेदार। वो किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलने थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से साफ जाहिर था कि गलती की गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर,
सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, नंबर 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंजिंग सरे। लिफाफा मोटा और भारी था और पीले चर्मपत्र से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की एक मोहर लगी थी जिस पर एक लोगो बना था। लोगो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नॉन अंकल किचन से चीखे। क्या कर रहे हो? चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? हैरी किचन में वापस आया। वो अभी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नॉन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिए और बैठकर धीरे से अपना लिफाफा खोलने लगा। वर्नॉन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, नफरत से पढ़ा और पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पेटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैडी! डडली अचानक चिल्लाया, डैडी, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था जो लिफाफे की तरह ही चर्मपत्र पर लिखी हुई थी, पर जब वर्नॉन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से खींच ली। ये मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें भला कौन चिट्ठी लिखेगा? वर्नॉन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितनी तेजी से रंग बदलती है उससे भी ज्यादा तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिये की तरह भूरा सफेद हो गया। पेटूनिया, वो हाफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि पढ़ सके, पर वर्नॉन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ ली थी कि पहुंच से दूर थी। पेटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज निकाली। वर्नॉन, हे भगवान, वर्नॉन! वो एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वो भूल गए थे कि हैरी और डडली उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ कोई ध्यान न दे। उसने अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी अपने डैडी के सिर पर मार दी। मुझे वो चिट्ठी पढ़नी है, वो जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, इसे मुझे पढ़ना है क्योंकि ये मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर, वर्नॉन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूंसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। नहीं, मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वो चीखा। मुझे चिट्ठी पढ़नी है, डडली चीख रहा था। बाहर, वर्नॉन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हैरी और डडली तत्काल में एक जोरदार पर खामोश लड़ाई करने लगे कि चाबी के छेद में से सुनेगा कौन। डडली इस लड़ाई में जीत गया, इसलिए हैरी, जिसके कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच में थी। वर्नॉन, पेटूनिया आंटी कांपती आवाज में कह रही थी, पता देखो। उन्हें कैसे पता वो सोता कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस घर पर नजर रख रहे हैं? नजर रख रहे हो, जासूसी कर रहे हो, पीछा कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वर्नॉन अंकल परेशान आवाज में बोले। पर वर्नॉन, हम करें क्या? जवाब दे, ये कह दे हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नॉन अंकल के चमकते काले जूते किचन में हवा जा रहे थे। नहीं, उसने फैसला लेते हुए कहा। नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, हाँ, सबसे अच्छा यही रहेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त कसम नहीं खाई थी कि इस बेवकूफी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नॉन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने कभी पहले नहीं किया था। वो हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नॉन अंकल दरवाजे में से जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने लिखी है? किसी ने नहीं, गलती से तुम्हारा नाम था, मैंने चिट्ठी जला दी। कहीं कोई गलती नहीं थी, उसमें मेरी अलमारी का पता लिखा था। हाँ, अच्छा, अलमारी। तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे तुम्हारे हिसाब से अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहो। क्यों? हैरी ने पूछा। सवाल नहीं, अंकल ने गुर्राते हुए कहा, अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी का, दूसरा मेहमानों के लिए जिसमें आमतौर पर वर्नॉन अंकल की बहन मार्ज रहती थी, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वो सारी चीजें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे में ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वो बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविजन रखा था जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था।
पक्षी रखने का बड़ा सा पिंजरा भी था जिसमें कभी एक तोता रहा करता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से उसकी असली एयर राइफल ले ली थी। वो राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फ्स में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जिन्हें उन्हें कभी छुआ ही ना गया हो। नीचे से डडली के अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं नहीं चाहता कि वो उस कमरे में रहे, मुझे वो कमरा चाहिए, उसे निकालो। हैरी ने आ भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वो अपना सब कुछ दे सकता था, पर आज वो बिना चिट्ठी में इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ अपनी अलमारी में वापस जाने को तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वो चीखा, चिल्लाया, डैडी को स्मेल्टिंग्स की छड़ी से कस के मारा, बीमारी का नाटक किया, अपनी माँ को लात मारी, ग्रीन हाउस की छत से अपना कछुआ फेंक दिया, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। वर्नॉन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लाने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्मेल्टिंग्स की छड़ी से हर चीज को ठोकते हुए गया। फिर वो चिल्लाया, एक और चिट्ठी आई है, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवेट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ वर्नॉन अंकल कुर्सी से उछले और हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नॉन अंकल को उसे जमीन पर गिराना पड़ा। ये काम और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर उनकी गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उठा पटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ चुकी थी, वर्नॉन अंकल सीधे खड़े हुए। वो हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब अपने बेडरूम में, वो हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली तुम भी दफा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वो अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वो ये भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से मतलब था कि वो दोबारा कोशिश करेगा और इस बार वो ऐसा इंतजाम करेगा ताकि वो उस चिट्ठी तक पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वो डर्सली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए ही दबे पांव नीचे उतरा। वो प्राइवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करते जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लगे। अंधेरे हॉल से बाहर दरवाजे की तरफ रेंगते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हैरी हवा में उछल पड़ा। वो फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वो चढ़ गया था वो उसके अंकल का चेहरा था। वर्नॉन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। ये बात तय थी, वो पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे करने की वो कोशिश कर रहा था। आधे घंटे तक वो हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे 1 कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब तक वह लौट कर आया, डाक आ चुकी थी और वर्नॉन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, पर वर्नॉन अंकल उसकी आंखों के सामने वो चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नॉन अंकल उस दिन ऑफिस भी नहीं गए। वो घर पर ही रहे और कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कील भरे होने के बावजूद वो पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जो वो लोग चिट्ठियां पहुंचा ही नहीं आएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नॉन, मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से हार मानेंगे। अरे वो लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़े ना सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग अजीब होता है, वर्नॉन अंकल ने कहा। और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े से ठोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आ गई। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स से अंदर नहीं घुस पाई तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरकाकर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से भी अंदर डाला गया। वर्नॉन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जला देने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कीलें उठाकर अगले और पिछले दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वो टिपटो थ्रू द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा सी आवाज पर भी चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस गई, जो 2 दर्जन अंडों के अंदर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। उनका दूध वाला परेशान दिख रहा था जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेटूनिया आंटी को दिए। वर्नॉन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वो इसकी शिकायत कर सके। इस बीच पेटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में वो चिट्ठियां पीस डाली।
आखिर दुनिया में ऐसा है कौन जो तुमसे इतना कुछ कहने के लिए छटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नॉन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, पर वो खुश थे। इतवार, संडे, संडे को ढाक नहीं आती। उन्होंने अखबार पर जाम लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया। आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आएगी। जब वो बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसर आती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठे से 30-40 चिट्ठियां गोलियों की तरह बरसने लगी। बाकी सभी ने सिर झुका लिए, पर हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वर्नॉन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरे पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नॉन अंकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद भी वो बाहर से सुन सकते थे कि चिट्ठियां अभी भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थी और दीवारों और फर्श से टकरा रही थी। बहुत हो गया। वो शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर बोलते समय वो अपनी मूंछ के बाल लगातार उखाड़ रहे थे। 5 मिनट में चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूंछ के बिना वो इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत हुई भी नहीं। 10 मिनट बाद वो कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर छड़ी से मार दिया था क्योंकि वो अपने टेलीविजन, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में ज्यादा ही समय लगा रहा था। कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी पूछने में डर रही थी कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। बीच बीच में वर्नॉन अंकल झटके से गाड़ी पलट देते और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते। जब वो झटके से गाड़ी मोड़ते तो वो ये शब्द बुदबुदाते थे। पीछा करने वालों, क्या करोगे अब? क्या करोगे अब? दिन भर हो गया, पर वो खाने पीने के लिए भी कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वो भूखा था। उसके 5 मनपसंद टीवी सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वो अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नॉन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके, जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे मारने लगा, पर हैरी जानता था। वो खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और बस सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ कीजिए, क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वो हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सके। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलवे होटल, कॉकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, पर वर्नॉन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नॉन अंकल बोले और जल्दी से खड़े होकर पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम लोग घर लौट चले? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते कहा, पर ऐसा लगा जैसे वर्नॉन अंकल ने बात ही नहीं सुनी। वर्नॉन अंकल क्या चाहते थे ये उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नॉन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। कार से बाहर निकले, चारों ओर देखा, सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और फिर आगे चल पड़े। यही हाल ही में जुते हुए एक खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में भी हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पेटूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज में पूछा। वर्नॉन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली चिल्ला रहा था, आज मंडे है। वो अपनी माँ से बोला, द ग्रेट हमटो आज आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर रहना चाहता हूँ जहां पर एक टीवी हो। मंडे। हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था तो टेलीविजन के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी। कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन होगा। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सी परिवार ने उसे कोट हैंगर दिया था और वर्नॉन अंकल के एक जोड़ी पुराने मोजे भी। फिर भी कोई रोज रोज तो 11 साल का नहीं होता। वर्नॉन अंकल वापस लौट आए थे और अब मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वो क्या लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। चलो सब आओ, बाहर निकलो। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नॉन अंकल समुद्र के काफी अंदर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, टीवी तो वहां नहीं था।
आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नोन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। वो थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे भूरे और ग्रे कलर के पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का कुछ सामान मैंने ले लिया है, वर्नोन अंकल बोले। सब लोग नाव में चढ़ो। नाव में उनकी कुल्फी जम रही थी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे जा रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वो उस चट्टान तक पहुंचे जहां से वर्नोन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली और खाली थी। झोपड़ी में 2 ही कमरे थे। वर्नोन अंकल के खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू की चिप्स का एक पैकेट था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकालकर सिकुड़ गए। ऐसे समय में वो चिट्ठियां हमारे पास होती तो मजा आ जाता है ना, वो खुशी खुशी बोले। वो तो बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था कि वो सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचाने कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन सहमत था। हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वो और वर्नोन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वो फर्श पर सबसे नरम जगह ढूंढ ले और सबसे पतले और फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयंकर होता गया। हैरी सो नहीं सका। वो कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, पर उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाजों में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से दिख रहा था कि 10 मिनट बाद उसका 11वां जन्मदिन आ जाएगा। वो लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वो सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और ये भी कि चिट्ठियां लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। केवल 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज के चरमराने की आवाज आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूटकर गिर ना जाए। हालांकि ऐसा होने पर भी उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियां इकट्ठी हो गई होगी कि जब वो वापस लौटेंगे तो किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में वो सफल हो ही जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या ये समुद्र की आवाज थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और 2 मिनट बचे थे। ये अजीब सी चटकने की आवाज कैसी थी? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही है? 1 मिनट बचा और फिर वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1। पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाजा भड़बड़ा रहा था।